Namaste and welcome everyone. We are doing metals and non-metals. Let's continue with the same chapter. We have come to know about classification of elements and why do we classify the elements. We classify for our convenience to study about them and where does these elements occur. These elements occur on the earth crust. So non-metals are found in the free state. Free state is when it is in the pure form. Whereas when it is not in pure form, then it is in combined state, that is in compound state. Now let's study about minerals and where does these elements come from. These elements come from minerals and ores. So what is mineral and ore? Mineral is, if we are speaking broadly about this mineral are solid chemical compound. It means it is the mixture of many kinds of compounds, is a naturally occurring inorganic. Inorganic means which is available, which is found on earth crust, which is not from the living organism. We call organic when it is from the living organism, living body. Whereas inorganic when it is from the earth crust, substance found deep under the surface of the earth. So it is found generally deep under the surface of the earth, but there are open mines also where we get the minerals in the open on the earth crust itself. And ore is a mineral. Ore is a mineral from which one or more metals can be extracted profitably. Means minerals, just like there are many substance, many elements that are not available in free state. So how it is available? It is available in the combined state, and in the mineral, in the ore. Mineral is ore. All the ores are mineral, but not all the minerals are ore. Okay, from which one और मोर मेटल्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड, मीन्स निकाला जा सकता है. किस में से? ओर में से. ओर वही होता है जिसमें अमाउंट ऑफ एलिमेंट ज़्यादा होता है और जिसको निकालने में फ़ायदा होता है. कि अगर हमें कोई एलिमेंट निकालना है, सपोज़ कि कॉपर निकालना है या फिर आयरन निकालना है, तो उसके ओर से हम लोग निकालेंगे, ना कि डायरेक्ट कोई भी मिनरल उठाएंगे वहाँ से निकालना शुरू कर देंगे. सपोज़ कि अगर हम आयरन पायराइट इज़ द ओर ऑफ आयरन, उसमें से हम कोशिश करेंगे भाई कॉपर, उसमें तो सब चीज़ का कुछ ना थोड़ा बहुत अमाउंट होगा, हम लोग चाहेंगे कि उसमें से कॉपर निकाल लें या एल्युमिनियम निकाल लें. तो नो, इट इज़ ये सही नहीं होगा, क्योंकि हम लोग उसी के ओर में से निकालेंगे जिसमें उस एलिमेंट का जो अमाउंट होगा वो ज़्यादा होगा और उसको निकालना आसान होगा और फ़ायदे का, मतलब ज़्यादा पैसा ना खर्चो, ज़्यादा मेहनत ना करें और हमें वो सामान मिल जाए तो अच्छी बात है ना. तो फिर इसीलिए हम लोग और जिस मिनरल में कोई एलिमेंट अगर ज़्यादा होता है तो उसको हम लोग ओर कहते हैं. ठीक है. फॉर एग्ज़ाम्पल, एल्युमिनियम इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट्स बॉक्साइट. जैसे कि एल्युमिनियम कहाँ से निकलता है? बॉक्साइट ओर से. बॉक्साइट ओर का बहुत सारा जो खदान है, जो इसका माइंस है, कहाँ पर है भाई? जैसे उड़ीसा में है, गुजरात में, झारखंड में, महाराष्ट्र में, छत्तीसगढ़ में. तो वहाँ पर एल्युमिनियम का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है. वहीं के माइन से एल्युमिनियम को एक्सट्रैक्ट किया जाता है. वेरएज आयरन कहाँ से निकलता है? हेमेटाइट ओर से. मतलब हेमेटाइट आयरन का ओर है जिसमें आयरन का जो परसेंटेज है वो ज़्यादा है और इसमें से हेमेटाइट से आयरन को प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्ट किया जाता है. द सीक्वेंस ऑफ प्रोसेस यूज्ड टू एक्सट्रैक्ट अ मेटल इन इट्स प्योर फॉर्म फ्रॉम इट्स ओर इज़ कॉल्ड मेटलर्जी. मेटलर्जी क्या है? कि अगर if all these elements are present in the earth crust and if they are not available in the pure form, free state, तो क्या होगा? वो जैसे बॉक्साइट है तो एल्युमिनियम, सिर्फ एल्युमिनियम उसमें थोड़े ना होगा, या फिर हेमेटाइट है तो सिर्फ हेमेटाइट नहीं होगा. तो उसमें क्या होगा? उसमें बहुत सारा इम्प्योरिटीज़ होगा, इम्प्योरिटीज़ जो कि हमें नहीं चाहिए.
तो हमें नहीं चाहिए, तो क्या क्या चीज़ इम्प्योरिटीज़ पे क्या क्या हो सकता है, लाइक सैंड होगा, रॉक्स होगा, क्ले मटेरियल्स होगा, ऐसा भी कंपाउंड्स होगा जिसका जो बहुत कम अमाउंट में होगा लेकिन इट विल बी कंसिडर्ड एज इम्प्योरिटी। तो ये जो सारे इम्प्योरिटीज़ को हटाने का बहुत, ये मेटलर्जी एक बहुत बड़ा ह्यूज टॉपिक है, जिसमें सब हर मेटल का निकालने का तरीका अलग अलग होता है, अलग अलग फिज़िकल वे होता है, केमिकल वे होता है। तो ये जो निकालने के जो तरीका प्रोसेस होता है ना, जो सीक्वेंस होता है कि भाई अब उसको हम लोग तोड़ेंगे या उसमें से क्या निकलेगा, उसमें अगर परसेंटेज किस चीज़ का ज़्यादा है, अगर पानी से निकल सकता है या फिर मैग्नेटिक सेपरेशन से हो सकता है, मतलब किस तरह से निकल सकता है, उसको हम लोग उस प्रोसेस को कहते हैं मेटलर्जी। The extraction of a metal from its ore generally involves the following state. What are the states? What are the steps? Concentration of ore. It is the process of removal of impurities from the ore. अब ore है तो डेफिनेटली इसमें पर्टिकुलर ore एलिमेंट का परसेंटेज ज़्यादा होगा, उसको निकालना भी आसान होगा। लेकिन इस कंसंट्रेशन क्यों ज़रूरत पड़ता है? कंसंट्रेशन इसलिए ज़रूरत पड़ता है कि इनिशियल स्टेज पर जितनी इम्प्योरिटीज़ को हम लोग निकाल दें ताकि उसको नेक्स्ट स्टेप में ले जाया जा सके और प्रोसेस और प्योर करने के लिए। तो कंसंट्रेशन ऑफ ओर जनरली कैसे होगा कि हाइड्रोलिक सेपरेशन हो सकता है, मैग्नेटिक सेपरेशन हो सकता है, फ्लोटेशन हो सकता है, फिर केमिकल सेपरेशन हो सकता है। तो ये जो गोंग होता है ना, जो अनवांटेड जो सब्सटेंस है ओर के अंदर इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंट इम्प्योरिटीज़ लाइक सैंड एंड अदर कंपाउंड्स, उसको हम लोग कहते हैं कंसंट्रेशन ऑफ ओर। उसको डिफरेंट वे से कंसंट्रेट किया जाता है ताकि उसको हम लोग आगे के प्रोसेस में डाल सकें। रिडक्शन इज़ द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन कहते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है, हम लोग को इसमें बहुत शॉर्ट में पढ़ना है, बहुत लॉन्ग में नहीं जाना है। वी हैव टू डू इट इन अ वेरी कंसाइज फॉर्म। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ ट्रीटिंग द मेटल ओर, ध्यान देना है, मेटल ओर, नॉन मेटल की बात नहीं हो रही है, वी आर टॉकिंग अबाउट मेटल ओर, टू गेट द मेटल इन इट्स फ्री स्टेट, कि उसको फ्री स्टेट में ला। इवन आफ्टर फ्री स्टेट भी आ जाता है ना, तो भी क्या होता है कि इसमें अभी भी इम्प्योरिटीज़ रहता है, तो उसको और रिफ़ाइन करने की ज़रूरत रहती है। इवन जब मेटल को फ्री स्टेट में ले भी लिया जाता है, मेटल इज़ ऑब्टेन्ड बाय जनरली, जब भी ये किया जाता है तो क्या होता है, रिफाइनिंग रिडक्शन के बाद भी जो मेटल होता है उसमें कुछ ना कुछ ट्रेसेस रह जाते हैं इम्प्योरिटीज़ के, लाइक कुछ कंपाउंड्स, कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट्स या फिर कुछ वॉलेटाइल मटेरियल रहेगा जिसको निकालने को, उसको, क्योंकि हमें मेटलर्जी है क्या, व्हाट इज़ मेटलर्जी, ताकि हमें वी विल गेट द मेटल in the pure form, purest form. So after reduction, free state, we have got the free state of metal, but still we are looking for the refined metal, so we go for refining, and refining में बहुत सारा process होगा, distillation है, electrolytic, बहुत सारा you will study more about in the higher classes. So let us now study and compare the physical and chemical properties. Physical, that how it looks and how it behaves, how its boiling points, its melting points, its ductility, malleability, all these are studied in physical form, whereas in chemical properties, this is important, chemical property is what we have to focus on. Physical properties तो बहुत आसान होते हैं कि भाई उसका boiling point क्या होगा, solid liquid state में होगा कि solid की gas में होगा, या फिर उसको तोड़ने से क्या टूट जाता है, आवाज़ कैसी आती है, उसको क्या लंबे धागे में बनाया जा सकता है, whether it is hard or what is its density. So this part is not very difficult, it's very easy, but let's study what is there in this physical properties. So physical property, physical state. First off, in physical properties, first we will be studying physical state of the metals. All metals except mercury. Mercury, you have seen it in the thermometer. Mercury is a metal, that's why it expands, it is a good conductor of heat and electricity, but it is in the liquid state. Only metal that is in liquid state are
सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, आयरन, कॉपर, तो घर में बहुत सारे बर्तन, गोल्ड होंगे, सिल्वर होंगे, जस्ट सी ऑल ऑफ देम आर सॉलिड स्टेट। इसको गलाना, इसका बॉइलिंग पॉइंट, तो ऑब्वियसली अगर आप आयरन को, इफ़ यू आर ट्राइंग टू बॉयल आयरन, यू कैन नॉट बॉयल इट एट इन द किचन, राइट? Similarly, if you are trying to boil copper or aluminum, it will take great deal of energy and heat in order to मेल्ट होने में ही बहुत टाइम लग जाएगा। तो बॉइलिंग की तो बात ही क्या है। बॉइलिंग और मेल्टिंग को समझने के लिए क्या करो, आइस को लेते हैं। आइस क्या होता है, 0 डिग्री के बाद मेल्ट करने लगता है, पानी बन जाता है, यानी मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री। वेयर एज बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। 100 डिग्री सेंटीग्रेड में वो बॉयल मतलब क्या चीज़ में कन्वर्ट होने लगता है। आइस को लें तो इट इज़ 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये क्या होता है, 0 डिग्री से बढ़ेगा जैसे ही टेम्परेचर, तो इट विल कन्वर्ट इनटू लिक्विड स्टेट, वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। वाटर को और गर्म किया जाएगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो इट विल स्टार्ट बॉइलिंग, यानी स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट? तो स्टीम, अब नाउ सी ये बॉइलिंग, तो यहाँ पर हम लोग तो पानी की बात कर रहे हैं, वाटर सिंपल, वी कैन ईजली गेट इट इन आवर टैप एंड इसको गर्म भी कर सकते हैं और देख सकते हैं कि भाई फ्रिज में आइस है, उसको बाहर निकाले तो गल गया, यानी मेल्ट कर गया, एंड व्हेन वी बॉइल्ड इट टर्न्ड इनटू वेपर। तो दिस इज़ सिंपल। उसी तरह से वी आर नाउ टॉकिंग अबाउट द मेटल्स। मेटल को मेल्ट करना है, आप समझ रहे हो, उसको गलाना है, उसको लिक्विड फॉर्म में लाना है, तो उसके लिए बहुत सारा हीट और एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। और अगर उसको और ज़्यादा गर्म करना है, बॉयल करवाना है, तो समझ लो कितना सारा एनर्जी, कितना सारा हीट का ज़रूरत पड़ेगा। तो जनरली मेटल्स हैव हाई बॉइलिंग एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट। नॉन मेटल्स at room temperature may exist in solid, liquid or gaseous state. Now see, room temperature metals ज़्यादातर solid state में आ रहे हैं, लेकिन non metal किस में आ रहे हैं, solid में भी आ रहे हैं, liquid में भी आ रहे हैं, gaseous state में भी आ रहे हैं। तो carbon, sulfur, phosphorus and iodine are few examples of non metal which exist in the solid state. ब्रोमीन एग्जिस्ट एज अ लिक्विड, वाइल क्लोरीन, ऑक्सीजन और सारे गैसेस तो तुम लोग जान ही रहे हो, हीलियम, नियन, ये सारे क्या हैं, गैसियस स्टेट में है। तो ज़्यादातर जो नॉन मेटल है दे आर ऑन गैसेस, दे आर इन द फॉर्म ऑफ गैस। सो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, मेटल्स जनरली हैव हाई मेल्टिंग as well as high boiling point. Definitely metal is tightly held with each other, its particle is tightly held with each other, तो उसको तोड़ने में, उसके बॉन्ड को तोड़ने में बहुत सारा एनर्जी का ज़रूरत पड़ेगा, हीट का ज़रूरत पड़ेगा। तो इसका जनरली हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है। फॉर एग्जांपल मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आयरन इज़ 1536 डिग्री सेंटीग्रेड एंड इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज़ 3000 सेंटीग्रेड। जो जैसे स्टील जो व्हाट इज़ दैट प्लांट वगैरह, स्टील प्लांट में क्या होता है, आयरन को मेल्ट कराया जाता है। जस्ट इमेजिन वहाँ पर बहुत बड़ा भट्टी रहता है, मतलब फर्नेस रहता है, ये नहीं कि किचन में कोई कर लिए। तो फर्नेस 1500 डिग्री सेंटीग्रेड, ये बहुत ज़्यादा होता है। 100 डिग्री सेंटीग्रेड क्या भी, जस्ट इमेजिन, क्या तुम उसके 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाटर बॉयल होता है, यू कैन नॉट पुट योर हैंड इनटू द बॉइलिंग वाटर, जस्ट इमेजिन द टेम्परेचर that iron required to get melt. So it is very high temperature, its boiling point is 3000 centigrade. Some metals however have an exceptionally low melting point, जबकि कुछ metals का बहुत कम melting point होता है, जैसे सीजियम बस ये रूम टेम्परेचर पर ये मेल्ट कर जाएगा। हमारा अगर हम अभी टेम्परेचर हम लोग का 30 डिग्री सेंटीग्रेड चल रहा है, तो सीजियम क्या रहेगा, मेल्टेड स्टेट में रहेगा, लिक्विड फॉर्म में रहेगा। नॉन मेटल जनरली हैव, अब नॉन मेटल की जब बात हो रही है तो नॉन मेटल जनरली हैव लो मेल्टिंग एज वेल एज लो बॉइलिंग पॉइंट। ऑब्वियसली नॉन मेटल्स का क्या है, उसके जब ज़्यादातर गैसेस स्टेट में है तो उसका जो बॉन्ड होगा वो वीक बॉन्ड होगा, तो उसके कारण उसको तोड़ने में ज़्यादा हीट और ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो इट हैज़ लो मेल्टिंग एज वेल एज लो बॉइलिंग पॉइंट। फॉर एग्जांपल द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सल्फ़र इज़, मतलब पानी के ही आसपास में वो
मेल्ट कर जाता, नहीं, आइस इज ऑफ 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसका सल्फर का मेल्टिंग पॉइंट क्या है, 119 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब सॉलिड सल्फर जो है वो 190 डिग्री सेंटीग्रेड पर मेल्ट कर जाता। हाउएवर देयर आर एक्सेप्शंस मीन्स कि अपवाद, इसका जो सारे ऐसा नहीं होता है कि सारे नॉन मेटल्स जो है ऐसे ही मेल्ट करने लगे। इन नॉन मेटल्स also the melting point of diamond is very high. Diamond is the purest form of carbon and it is available in the nature in free state। मतलब free state क्या है, ये डायमंड ही मिलेगा। मतलब हमें डायमंड अगर हमें मिलता है तो बस उसको कटिंग वगैरह की ज़रूरत होगी, वो प्योर स्टेट में ही मिलेगा। मतलब ये किसी के साथ कंबाइन नहीं करता है। कैसे कंबाइन करेगा, जिसका इतना हाई जिसका मेल्टिंग पॉइंट रहेगा, जस्ट सी 3723 डिग्री सेंटीग्रेड, 3723 डिग्री सेंटीग्रेड, वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट। तो डायमंड इज़ वन ऑफ द इज़ द हार्डेस्ट सब्सटेंस नोन ऑन द अर्थ क्रस्ट। सो डेंसिटी, मेटल जनरली हैव अ हाई डेंसिटी। जानते हो ना, मेटल को जैसे ही पानी में डालेंगे टक से नीचे गिर जाता है। सो इस बिकॉज ऑफ कोई फ्लोटिंग और सिंकिंग किसके ऊपर डिपेंड करता है, डेंसिटी के ऊपर। तो मेटल्स हैव जनरली, मतलब वो हैवी होता है। नॉन मेटल जनरली हैव अ लो डेंसिटी। अगर तुम चॉक को उठा लो, क्या होगा, वो उसका बहुत लाइट वेट होगा। या फिर ग्रेफाइट को देख लो, जो पेंसिल में रहता है, very lightweight. However, there are some exceptions. Sodium and potassium, which are metals, have quite a low density. Their density value is less than that of water. मतलब अगर डेंसिटी इज़ लेस देन दैट ऑफ वाटर, इसका मतलब क्या होगा कि अगर हम लोग उसको पानी पर रखेंगे तो वो तैरने लगेगा। लेकिन कभी भी भूल करके भी नेवर एवर ब्रिंग sodium and potassium in contact of water. It's a very violent reaction occurs and explosion happens. So we will study when we will study about the chemical properties of metals. Okay, so let's move. Hardness, मतलब कितना टफ है वो, कितना हार्ड है। Most metals are very hard. Definitely see the metals around in your house. They can withstand quite high pressure without getting distorted. Distorted means अगर उसके ऊपर बहुत प्रेशर भी डालो ना तो जल्दी वो अपना शेप नहीं बदलता है। नॉन मेटल्स आर जनरली नॉट हार्ड, दे आर ब्रिटल। ब्रिटल मतलब आसानी से टूट जाना। एंड ईजली ब्रेक इनटू पीसेस व्हेन हैमर्ड। थोड़ा सा पिटा जाएगा, बस धड़ाधड़ टूट जाएगा। वेरएज नॉन मेटल को तोड़ने में बहुत ज़्यादा प्रेशर और मेहनत की ज़रूरत पड़ेगी। अगेन देयर आर सम एक्सेप्शंस। Sodium and potassium are metal, but they are so soft that they can be cut with a knife or a razor blade. एकदम जैसा पनीर दिखता है ना, पनीर को कट करते हो बस वैसे ही कट हो जाता है, वैसे ही देखने में भी लगता है। On the other hand, diamond, a non-metal which is a form of carbon, is the hardest substance known. This question may come in the exam, 1 mark के क्वेश्चन वगैरह में आ जाता है कि हार्डेस्ट सब्सटेंस कौन सा है, तो वो मेटल है कि नॉन मेटल है। तो दिस इज़ non-metal. Now activity 1, take some crystals of iodine and beat them with iodine is a non-metal, and beat them with a duster. What do you observe? Crystal easily break into small pieces, फट से टूट जाएगा। Now luster means sign, कैसा देखने में उसका जो surface है कैसा है, क्या रिफ्लेक्ट करता है। Metals have a shining surface. This is known as metallic luster. देखते हो पीतल का बर्तन कितना शाइन करता है, या फिर तांबे का बर्तन को अगर चमका दिया जाए तो इट रिफ्लेक्ट्स। गोल्ड का लस्टर के बारे में तो कुछ कहना ही नहीं। सिल्वर टू गिव्स अ वेरी शाइनी वाइट सरफेस इट हैज़। नॉन मेटल्स जनरली हैव अ डल अपीयरेंस, दैट इज़ दे आर नॉन लस्टरस। आयोडीन इज़ द ओनली नॉन मेटल। हाँ, लेकिन आयोडीन में लस्टर होता है। देखते हो सॉल्ट में आयोडीन रहता है, हालांकि वो बहुत ट्रेसेस में रहता है, बट दैट इज़ डिफरेंट। चलो, एंड ऑन एक्सपोजर टू एयर फॉर सम टाइम्स मेटल लूज देयर शाइन। नाउ व्हाई? आयरन को पूरा कोट करके रखा जाता है। क्यों कोट करके रखा जाता है?
This is because metals react with various gases present in air and get coated with a thin layer of their oxide, carbonates and sulfide. अब environment में जो है हमारे सराउंडिंग में है ऑक्सीजन के साथ बहुत सारा अदर गैसेस भी है, कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, सल्फ़र डाइऑक्साइड है, तो बहुत सारे गैसेस अवेलेबल हैं इन द एनवायरनमेंट. तो मेटल्स की कैरेक्टरिस्टिक है कि इट कंबाइंस विद डिफरेंट compounds that is available to which it comes into contact. अब कैसे कंबाइन करेगा? अगर उसकी कैपेबिलिटी है कि वो कंबाइन कर सकता है तो क्या करता है कि वो इन लोगों के साथ कंबाइन करके एक थिन लेयर उनका, जैसे कि अब तांबे का ही बर्तन देख लो, कॉपर का बर्तन को, कि वो एक ग्रीन कलर का कोटिंग बनाने लगता है, उसका जो शाइन कम हो जाता है, होता है ना, तो बिकॉज ऑफ दैट द थिन कोट जो कि ऑक्साइड और कार्बोनेट या सल्फाइड के साथ रिएक्शन करने के कारण होता है. मैलेबिलिटी, मेटल्स आर मैलिएबल, मतलब उसको एकदम हैमर करके थिन शीट्स में बनाया जा सकता है, जो पत्थर टाइप से बनाया जाता है, जैसे सिल्वर प्लेट्स वगैरह बनाया जाता है, बिकॉज मेटल्स हैव मैलिएबल कैरेक्टर, कि उसको ठोक ठोक करके बिछा थोड़ा पतला शीट्स वगैरह बनाया जा सकता है. नॉन मेटल्स आर नॉन मैलिएबल, जबकि अगर हम लोग आयोडीन या सल्फ़र या ये सब चीज़ को कोशिश करेगा ना कि उसका कुछ बर्तन बना ले, नहीं है, वो नहीं बनेगा, बिकॉज इट इज़ नॉन मैलिएबल, टूट जाएगा, मतलब वो टूट जाएगा, वो ऐसा नहीं होगा कि वो पतला हो करके शीट बन जाए, ऐसा नहीं होगा. दैट इज़ दे कैन नॉट बी हैमर्ड इनटू शीट्स, दे आर ब्रिटल, मतलब आसानी से टूटने वाला, ब्रेक इनटू पीसेस ऑन बीइंग हैमर्ड. मेटल को हैमर किया जाता है तो वो शीट बन जाता है, जबकि नॉन मेटल को किया जाता है तो वो टूट जाता है, ब्रिटल है वो. नाउ टेक अ स्मॉल पीस ऑफ जिंक मेटल, जिंक ग्रैनुअल, मतलब एक छोटा सा टुकड़ा ले लो, छोटा सा टुकड़ा जिंक का ले लो, and strike it gently with a hammer. What do you observe? The zinc piece spread a little and becomes thinner but does not break. मतलब वो एक तरह से शीट बनता चला जाता है, वो टूटता नहीं है. अब डक्टिलिटी क्या है भाई? मेटल कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स, मतलब एक कम अमाउंट के मेटल में एक लंबा शीट, एक लंबा वायर बनाया जा सकता है, कैन बी. जबकि अगर हम नॉन मेटल को देखेंगे तो वी कैन नॉट ड्रॉ ऑन इट इनटू लॉन्ग थ्रेड और वायर. मेटल्स कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स. द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इज़ नोन एज डक्टिलिटी. कॉपर का वायर जानते हो, एल्युमिनियम का भी वायर देखे होगे, आयरन वायर्स वगैरह जानते ही होगे, मतलब देखे हो, मतलब आयरन वायर्स का भी यूज़ होता है, जो बारकोडिंग वगैरह वाला जो होता है. तो दिस बिकॉज वाई दिस metals can be ductile because it has that characteristic कि उसको खींच करके लंबा किया जा सकता है बिना टूटे, वो टूटेगा नहीं. आर कॉमनली यूज फॉर इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स, मेकिंग नेट डोर्स, जो आयरन का जो नेट डोर्स बनता है मच्छर वगैरह को बाहर रखने के लिए, या फिर फेंसिंग वगैरह में यूज़ होता है. क्यों होता है? क्योंकि इसका वायर हम लोग बना सकते हैं, एंड वायर मैशेस एंड सो ऑन. तो इसका यूटिलिटी, मेटल का यूटिलिटी बहुत ज़्यादा है, मतलब सारे एलिमेंट्स का है. Now see here, do you know, very interesting fact, gold and silver are highly malleable, मतलब इतना है कि उसका आर पार दिखने जितना पतला शीट्स बनाया जा सकता है गोल्ड एंड सिल्वर का. गोल्ड कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ फॉइल विच इज़ ओनली 2.0 इंटू 10 to the power -5 mm thick. very thin sheet, मतलब you can see through it. Gold is the non-ductile metal, more ductile. Gold is the most ductile metal. मतलब इसका तार बहुत लंबा बनाया जा सकता है, मतलब ये टूटेगा नहीं जल्दी, इसका धागा बन सकता है, मतलब गोल्ड का थ्रेड हो सकता है. A 2 kilometer long wire can be drawn from only 1 gram of gold. Just imagine, वो दिखेगा भी नहीं, that wire won't be seen, इतना आसान नहीं होगा. तो जब 1 ग्राम के गोल्ड से कितना मीटर लंबा, 2 किलोमीटर लॉन्ग वायर कैन बी ड्रॉन. टेंसिल स्ट्रेंथ, कि वो कितना भार सह सकता है, कितना वजन वो उठा सकता है. तो मेटल्स हैव
that characteristic that its tensile strength is much more. It is property due to which a substance can bear, means उठा सकता है, झेल सकता है, a lot of strain without breaking, टूटे बगैर. Metals have a high tensile strength due to their ductility. Obviously जब ductile है वो टूट नहीं रहा है, इसका मतलब क्या है कि वो उसका टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है. एंड मैलिबिलिटी, क्योंकि वो मैलिएबल है, उसको जब हम लोग हैमर से हैमर कर रहे हैं और वो टूट नहीं रहा है और वो फैलता ही जा रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, उसमें टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है. इट कैन बियर लॉट्स ऑफ स्ट्रेन, लॉट्स ऑफ प्रेशर विदाउट बीइंग ब्रोकन. टूटे बगैर बहुत सारा जो है स्ट्रेन झेल सकता है, प्रेशर झेल सकता है. नॉन मेटल्स डू नॉट हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ एक्सेप्ट कार्बन फाइबर. कार्बन फाइबर के बारे में इसका बहुत यूटिलिटी है. यू विल गेट टू नो मोर अबाउट इट, एंड इफ़ यू वांट टू नो यू कैन गो थ्रू. कार्बन फाइबर आजकल बहुत वोग में है. कंडक्टिविटी यू नो दैट, सिंपल सी ये तुम लोग क्लास 5-6 से पढ़ते आ रहे हो. द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू ट्रांसफ़र हीट और इलेक्ट्रिकल करंट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इज टेकन एज एन इंडिकेटर एज इट्स कंडक्टिविटी. बस हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी को जो कंडक्ट करता है, मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जा सकता है, इट इज़ कंडक्टिविटी. वी जनरली स्पीक ऑफ 2 टाइप्स ऑफ कंडक्टिविटीज, थर्मल कंडक्टिविटी एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी. मतलब थर्मल मीन्स हीट का फ्लो एंड इलेक्ट्रिकल means electricity ka flow. So metals are good conductor of heat and electricity. Thermal conductivity of material is a measure of ease with which heat energy can flow through it. अब हर मेटल का अलग अलग मेटल, सारे मेटल थर्मल कंडक्टिविटी करेंगे, लेकिन सबके का जो अमाउंट रहेगा दैट विल बी डिफरेंट. ओके, जैसे सिल्वर बहुत जल्दी गर्म हो जाएगा, या उसमें सिल्वर इज़ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, है ना. कॉपर प्लेटिंग किया जाता है बर्तनों में. क्यों किया जाता है कॉपर प्लेटिंग? क्योंकि ताकि हीट कम हीट में ही तेज़ी से गर्म हो सके. तो दैट्स वाई थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ डिफरेंट मेटल्स आर डिफरेंट, बट ऑल मेटल्स आर थर्मल गुड कंडक्टर ऑफ हीट. दैट इज कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी उन लोग की होती है. नाउ टेक सम हॉट वाटर इन अ बीकर एंड place one end of an iron rod in it, touch the other end of the rod after some time. What do you observe? Very simple experiment. किचन में कभी जो स्पैचुला, जो स्टील का या फिर मेटल का स्पैचुला जो कढ़ाई में रखा रहता है, थोड़ी देर तक गर्म जब खाना पक रहा हो तो उसको छू करके देखो, देन यू विल रियलाइज कि क्या होगा. द एक्टिविटी शोज दैट मेटल्स कैन ईजली कंडक्ट हीट energy from one point to another. Thus metals are good thermal conductors. मतलब हीट को कंडक्ट करता है. It is due to this property that metals like copper and iron are used for making cooking utensils and water boilers. मतलब जो हीटर वगैरह होता है ना, हमारे जो गीज़र वगैरह में कॉपर का यूज़ होता है. क्यों होता है? क्योंकि इट इज़ गुड कंडक्टर. ये थर्मल कंडक्टिविटी शो करता है बढ़िया से, इसीलिए कॉपर का बहुत यूज़ होता है. इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ अ मटेरियल इज़ अ मेजर ऑफ द ईज विथ विच इलेक्ट्रिक करंट कैन फ्लो थ्रू इट. सिल्वर इज़ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. सारे करेंगे लेकिन सिल्वर का कोई जोर नहीं है. लेकिन सिल्वर वायर इज़ नॉट यूज्ड इन द इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स बिकॉज ऑफ it is very costly. So what is used? Copper wires are used. Next is, now connect two terminals of a battery. This activity is about the conductivity. ये शो हो रहा है कि भाई ये जो वायर हम लोग लगा रहे हैं उससे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है. तो नॉट ओनली कॉपर, यू कैन यूज़ आयरन. कोई भी मेटल्स को अगर लगाया जाएगा तो इट विल flow current. The activity shows that metals are good conductor of electricity. It is due to this property that metals wire, generally copper wires, are used in electrical fitting. Non-metals are generally poor conductor
of heat and electricity. Most of them are non-conductor or insulator. मतलब insulator, अब किचन में ही देखो बहुत सारे बर्तनों में या फिर जो सॉसपैन वगैरह रहता है उसका जो हैंडल रहता है वो इंसुलेटर का बैकलाइट का बना रहता है. क्यों बना रहता है? क्योंकि ताकि वो वहाँ तक गर्म ना हो, तुम्हारे पकड़ने में आसानी हो, हैंडल करने में आसानी हो. तो दिस इंसुलेटर्स आर यूज्ड non-metals. However, graphite, which is a form of carbon, is a good conductor of electricity. It is used in batteries. Have you seen the batteries? कभी बैटरी खोल के देखना, उसके बीच में कॉपर का छोटा सा रॉड टाइप से लगा रहता है. That is because graphite is a good conductor of electricity. Silver is the best conductor of heat and electricity, followed by copper and aluminum. Among metals, mercury is the poorest conductor. Obviously वो liquid state में है, लेकिन वो thermal conductivity शो करता है. ठीक है, तो ये it is poorest conductor of which is. तो क्वेश्चन बन सकता है कि among metals are good conductor of electricity, but which metal is poor conductor is conductor of electricity? तो उसका आंसर हो जाएगा मरकरी. एंड उसका एक और मरकरी से और भी क्वेश्चन बन जाए कि विच इज़ द मेटल विच एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट? मरकरी. नाउ सोनोरोसिटी. नाउ कभी मंदिर में जो घंटा बजाया जाता है ना, उसका आवाज़ जो होता है टन, तो दिस इज सोनोरोसिटी. व्हेन अ पीस ऑफ मेटल इज स्ट्रक विथ समथिंग हार्ड, अ रिंगिंग साउंड. स्कूल में भी पे हमारे बेल था ना, जिसको फर्स्ट पीरियड सेकंड पीरियड, तो उसको क्यों यूज़ किया जा रहा है? उस पीतल के बड़े से बेल को क्यों यूज़ किया जा रहा है? तो उसको हैमर करते हैं. हैमर करने के लिए कोई ज़रूरी नहीं कि स्टील का ही हम लोग लेते हैं. हम लोग एक लकड़ी के हैमर से उसको हैमर करते हैं, तो पूरी आवाज़ उसकी काफ़ी दूर तक जाती है. तो दैट प्रॉपर्टी इज़ कॉल्ड सोनोरोसिटी. सोनोरस की आवाज़ दूर तक जाती है. द प्रॉपर्टी ऑफ व्हेन अ पीस ऑफ मेटल इज स्ट्रक मीन्स टकराता है with something hard, a ringing sound is produced. This property of metal is known as sonorosity. Metals are therefore said to be sonorous. It is बर्तन भी गिरता है तो कैसा आवाज़ होता है? काफ़ी दूर तक करके आवाज़ होता है. It is due to this property that metals are used for making bells. Non metals are non sonorous. लेकिन अगर ग्रेफाइट को तुम टक्कर मारोगे या डायमंड को, तो कोई आवाज़ नहीं होने वाली है, धप धप आवाज़ होगा, वो ऐसा रिंगिंग साउंड नहीं होगा. It is on the basis of these differences in their physical properties that one can distinguish, मतलब differentiate कर सकते हैं metals from non-metals. These differences in their properties have been summarized in the table. This is easy part. You know, physical property is very easy. Like physical state, ज़्यादातर metals solid state में होते हैं except मरकरी जो कि लिक्विड में होता है, जबकि नॉन मेटल्स एग्जिस्ट इन ऑल थ्री स्टेट. लेकिन ज़्यादातर नॉन मेटल्स किस में है? गैसेस में. मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट मेटल्स का हाई रहेगा, मेल्टिंग पॉइंट भी हाई रहेगा एंड बॉइलिंग पॉइंट भी. वेयर इज ऑफ नॉन मेटल इट इज़ जनरली ऑफ अपोजिट कर दो, लो मेल्टिंग पॉइंट एज वेल एज लो बॉइलिंग पॉइंट. डेंसिटी मतलब हाई डेंसिटी होता है, उसको अगर पानी वानी में डाला जाए तो मतलब हैवी होता है. व्हेन यू विल होल्ड इट इन योर हैंड यू विल फील द वेट. उतना ही बड़ा, उतना ही एरिया का जो मेटल लोगे और वो नॉन मेटल लोगे तो इट विल, जैसे होता है ना, रुई को 1 किलो रुई लें और 1 किलो आयरन लें, तो आयरन विल ऑक्यूपाई मच लेस स्पेस देन द कॉटन. So similarly its density is very high. Because its density is very high, they generally have a low density. Hardness, they are quite hard with exception of sodium, जो कि सोडियम और पोटेशियम, that they are very soft non-metal, they can be cut by knife. And hardness की हो तो most of the non-metals are not hard except diamond. Now luster, opposite कर दो भाई, generally they have luster but they have dull appearance. Non-metals have dull appearance except iodine. Malleability and ductility, they are malleable and ductile, मतलब उसका शीट भी बन सकता है, वायर भी ड्रॉ किया जा सकता है. Whereas non-metals we cannot draw sheet and wire because they are brittle. They have high tensile strength, बहुत सारा प्रेशर को और स्ट्रेन को वो
बियर कर सकता है, whereas they do not have tensile strength except carbon fiber. There is one exception. Now they are good thermal as well as good electrical conductor. What? Metals. They are non conductors or insulator except graphite, which is used in the battery. Sonority, they are sonorous, मतलब आवाज़ रिंगिंग साउंड होता है, whereas इसमें रिंगिंग साउंड नहीं होता. इट्स वेरी इजी. देयर आर सम एलिमेंट्स विच शो सम प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एज वेल एज नॉन मेटल्स. अब मेटल्स तो ये सारे तो एक साइड हम लोगों ने मेटल्स पढ़ लिया एंड एक साथ हम लोगों ने नॉन मेटल्स पढ़ दिया. अब इन दोनों के बीच में एक अलग चीज़ आता है, मेटलॉइड्स. मेटलॉइड्स जिसकी प्रॉपर्टी दोनों से मिलती है. अब बीच में है तो दोनों की प्रॉपर्टी कुछ कुछ होगी. सो विच देर आर सम एलिमेंट्स विच शो सम प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एज वेल एज नॉन मेटल्स. मतलब इसकी भी प्रॉपर्टी, मतलब वो करेगा भी, टेंसाइल भी होगा, बहुत सारा वजन भी बियर कर सकता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा भी, नहीं भी करेगा. तो दे आर हैविंग in the middle, they will be following the middle path, such elements are called metallites. Silicon, germanium, arsenic are the well known examples of metalloids. But here in the chapter we will be focusing on metals and non metals as the chapter describes it. Chemical properties. So chemical properties can be discussed in the other class, and before chemical properties you get to know about the electronic configuration. You get to know, you must know the chemical symbols, how the formulas are made, how the chemical equations are balanced, or what is chemical equation. These things have to be understood before we proceed with the chemical properties. So up till here, okay, we will continue the chemical properties in the next class. Okay, bye and stay safe. Bye bye.